नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे क्लासेस शॉर्ट्स पर। दोस्तों, हमारा हिंदी के सेट चल रहे थे जो आपके आने वाले यूपी पुलिस के री एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें। दोस्तों, हम आपको 2 सेट करा चुके हैं और आज ये हमारा तीसरा सेट है और इसमें दोस्तों पूरे 37 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज़, और अपने वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो बताइए इसका सही आंसर हो दोस्तों, वो है पाली। हमारी कौन सी भाषा है दोस्तों, वो है पाली। क्या चाहिए, वो कौन सी भाषा है दोस्तों, वो पाली भाषा है। दोस्तों इसमें भाषा का क्रम भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि मतलब किस कौन सी भाषा के बाद मतलब कौन सी भाषा से स्टार्टिंग हुई, कौन सी भाषा के बाद कौन सी भाषा हुई। तो हमारा ये क्रम होता है उसका इस प्रकार दे रखा है जैसे होता है। इसका जो क्रम है, भाषा का जो विकास का क्रम है, तो सबसे पहले होती है संस्कृत भाषा। हमारी कौन सी भाषा दोस्तों, संस्कृत है। उसके बाद पाली है। संस्कृत के बाद आप दोस्तों देखते जाना, थोड़ा लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है इसमें। संस्कृत है, उसके बाद पाली है, उसके बाद प्राकृत है। कौन सी, पाली के बाद प्राकृत है। ये आपको ध्यान रखना है, इसके ऑप्शन में पूछ लेता है। ये चारों का ऑप्शन इसी तरह का चार दे रखा है, लेकिन इनका क्रम होता है वो बदल के दे दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अपभ्रंश कौन सी दोस्तों, अपभ्रंश, अवहट्ट, अपभ्रंश, अवहट्ट, अवहट्ट, अवहट्ट। और प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी और प्रारंभिक हिंदी, और प्रारंभिक हिंदी, ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और प्रारंभिक हिंदी, इस तरीके से इनका जो क्रम होता है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट, प्राचीन हिंदी और प्रारंभिक हिंदी, इसका ये क्रम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा का विलोम शब्द कौन सा होगा दोस्तों। राजा का जो विलोम शब्द है दोस्तों वो क्या होगा। तो बताइए जो राजा का जो विलोम शब्द है वो कौन सा होगा दोस्तों। इसमें कंफ्यूजन होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। ये तो क्या इनका रंक भी हो, कोई कोई तो किसी किसी में रंक और किसी किसी में प्रजा। तो इसका सही कौन सा लगाएंगे दोस्तों। तो जो यूपीएसआई में इसका सही ऑप्शन माना गया था दोस्तों, वो माना गया था हमारा रंक। क्या माना गया था, जो राजा का विलोम माना गया था वो दोस्तों वो रंक माना गया था। क्या माना गया था, रंक माना गया। तो हम इसको प्रायोरिटी देंगे रंक को, ठीक है। क्या इसको देंगे, रंक को देंगे, राजा का रंक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। तो क्वेश्चन नंबर चौथा देखा, क्रण का पर्यायवाची कौन सा होगा। जो क्रण का जो पर्यायवाची दोस्तों वो कौन सा होगा। क्रण का जो पर्यायवाची दोस्तों वो कौन सा होगा। तो क्रण का पर्यायवाची क्या दोस्तों, क्रण का पर्यायवाची होता है रश्मि। क्या चाहिए, क्रण का जो पर्यायवाची शब्द है वो है रश्मि। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द देखेंगे दोस्तों। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द तो मयूख होता है। तो क्या होता है, मयूख होता है, एक मयूख होता है, मारुचि होता है, मयू अंशु होता है, मरीचि होता है और प्रभाव होता है। और क्या होता है, प्रभाव होता है। इस तरीके से इसके पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा। छह ध्वनि का उच्चारण सब पूछा दोस्तों। तो छह ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा। तो इच्छा ध्वनि का स्थान उसमें वो होगा तालब। क्या होगा दोस्तों, इच्छा वर्ग में आता है तो क्या होगा उसका तालब। ऑप्शन नंबर हमारा बी से ही हो जाएगा। कौन से हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा बी से ही हो जाएगा, ठीक है। जो त वर्ग दंती आता है वो त वर्ग में आता है। कौन से वर्ग में आता है दोस्तों, दंती है वो त वर्ग में आता है। और ये कौन सा होता है, ये वत्स्य, ये होता है न। इसमें कौन सा होता है दोस्तों, वत्स्य। आपने पहली बार सुनने होंगे इसको, न, रा और ला इसमें आता है। क्या आता है दोस्तों, न, रा और ला। और जो ओष्ठम में क्या होता है, ओष्ठम पा वर्ग आता है, पा फा बाबा, ये पा वर्ग आता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6वां दे रखा, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है। बताइए जो रामचरितमानस की जो रचना की गई थी दोस्तों वो किस भाषा में की गई थी, बताइए। जो रामचरितमानस की जो रचना की गई दोस्तों वो अवधी भाषा में की गई। किस भाषा में की गई, वो अवधी भाषा में की गई है, ठीक है। और इसे किसने लिखा था दोस्तों, इसे तुलसीदास जी ने लिखा था। आपको सबको पता होगा इसमें कितने कांड हैं, इसमें 7 कांड हैं, ठीक है। जैसे बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड एवं उत्तरकांड।
ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां क्वेश्चन, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि शब्द का दोस्तों जो स्त्रीलिंग बनेगा वो क्या बनेगा, हमें ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कवि शब्द का स्त्री बनता है, को बनता है कवित्री। क्या बनता है? कवित्री होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, अनाड़ी शब्द का जो अनाड़ी का तत्सम रूप क्या होगा? जो अनाड़ी का जो तत्सम रूप है मित्र वो क्या बनेगा? अनाड़ी का जो तत्सम रूप बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों? अनाड़ी का जो तत्सम रूप बनेगा वो बनेगा अनार्य। क्या बनेगा दोस्तों? अनार्य बनेगा। क्या बनेगा? अनार्य। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अट्टालिका का क्या होता है? तो अट्टालिका का होता है अटारी होता है। इसका होता है क्या? अटारी। अट्टालिका का होता है अटारी। अट्टालिका क्या होता है? अटारी होता है। और अन्यत्र का होता है दोस्तों अनंत। इसका क्या होता है? अनंत का होता है अनंत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्यास का विलोम कौन सा होगा? व्यास का विलोम क्या होगा दोस्तों? व्यास का विलोम क्या बनेगा? व्यास का जो विलोम बनेगा मित्र वो बनेगा समास। क्या बनेगा? व्यास का जो विलोम होगा समास, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी से ही हो जाएगा। ठीक है, और संश्लेषण का क्या होगा दोस्तों? संश्लेषण का होता है विश्लेषण। संश्लेषण का क्या होता है दोस्तों? संश्लेषण का होता है विश्लेषण। संश्लेषण का क्या होता है दोस्तों? विश्लेषण होता है। और संक्षेप का क्या होता है? संक्षेप का होता है विस्तार। क्या होता है? संक्षेप का होता है विस्तार। ठीक है, संक्षेप का क्या होता है? संक्षेप का होता है विस्तार। इस तरीके से आपको याद रखना। और भी ऑप्शन तो हमें पूछा था व्यास का विलोम। व्यास का विलोम क्या हो गया हमारा? व्यास का विलोम हो गया समास। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए 10वां क्वेश्चन रखा है, यद्यपि शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? यद्यपि शब्द में ये कौन सी संधि दोस्तों प्रयुक्त, ये हमें बताना है। तो यद्यपि शब्द में कौन सी संधि? तो इसमें दोस्तों एड़ संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों? एड़ संधि है। जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों तो क्या बनता है? एक तो यदि प्लस के अपे, यदि प्लस के क्या हो जाएगा दोस्तों? यदि प्लस के अपे, यदि प्लस के अप, यानी कि ए प्लस के क्या आ रहा है इसमें? ए प्लस के आ रहा है। तो इसमें क्या बनेगा दोस्तों? इसमें होगा एड़ संधि। ठीक है, क्या होगा इसमें? एड़ संधि होगा। एड़ संधि होगा। ठीक है, यद्यपि कौन संधि है? यद्यपि होगा एड़ संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां, सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि उपयुक्त है? सूर्योदय शब्द में दोस्तों कौन सी संधि उपयुक्त है हमें बताना है। ठीक है, सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि उपयुक्त है बताइए। तो दोस्तों इसमें जो हमारी संधि होगी दोस्तों वो होगी हमारी कौन सी संधि? सूर्योदय में होगी गुण संधि। क्या होगा? सूर्योदय में जो संधि होगी दोस्तों वो होगी हमारी गुण संधि। और सूर्योदय का हम संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों, सूर्य प्लस के क्या हो जाएगा? सूर्य प्लस के क्या हो जाएगा? सूर्य प्लस के उदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य प्लस के उदय, यानी कि अ प्लस के उ मिलकर क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? ओ बनाते हैं। ये किस में आता है? ये आता है हमारा गुण संधि के अंदर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां, क्वेश्चन नंबर 12वां दे रखा है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ? जो अधिकतर जो भारतीय भाषा हैं दोस्तों उनका विकास किस लिपि में हुआ है ये हमें बताना है। बताइए किस लिपि में हुआ अधिकतर भाषाओं का विकास? तो दोस्तों अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है दोस्तों वो हुआ है हमारा ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में हुआ है दोस्तों? ब्राह्मी लिपि में हुआ है। यानी अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि में हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां क्वेश्चन। तो 13वां क्वेश्चन देखा, सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सदाचार में बताइए। तो सदाचार जो शब्द में दोस्तों उपसर्ग होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी सत्य हो जाएगा। सत्य प्लस आचार क्या होता है? सदाचार, यानी सत्य प्लस आचार इसका संधि करेंगे तो दोस्तों तो इसकी संधि करने पर हो जाएगा सत्य प्लस आचार यानी कि सदाचार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां। क्वेश्चन नंबर 14वां देखा, कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसमें लिखा है कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? ये बताना दोस्तों हमें, क्या कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन अच्छा लिखना या सही लिखना, ज़्यादा लिखना, बेकार लेकर प्रायश्चित करना। तो इसका सही आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा कलम तोड़ना का मतलब होता है अच्छी लिखावट करना, यानी अच्छा लिखना। क्या लिखना? अच्छा लिखना। ठीक है, चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन दे रखा है, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? सत्याग्रह शब्द का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों वो क्या बनेगा ये हमें बताना है। बताइए कौन सा सही होगा? इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर
डी, यानी कि सत्याग्रह का जो संधि विच्छेद करेगा बेटा तो बनेगा सत्य प्लस के आग्रह। क्या बनेगा? सत्य प्लस आग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य प्लस के आग्रह यानी सत्याग्रह, सत्य प्लस के आग्रह यानी कि सत्याग्रह। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यानी ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16वां। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, इनमें से ईर्ष्या का पर्यायवाची कौन सा है? बताइए, इनमें से ईर्ष्या का जो पर्यायवाची दोस्त वो क्या बनेगा? ईर्ष्या का पर्यायवाची क्या बनेगा 16 का? तो ईर्ष्या का जो पर्यायवाची दोस्तों वो बनेगा हमारा क्या? आहा। क्या बनेगा ईर्ष्या का पर्यायवाची? सॉरी ईर्ष्या का पर्यायवाची वो डा होगा। क्या होगा दोस्तों? डा होगा। तो इसके अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं दोस्तों? एक तो जलन हो जाएगा, ईर्ष्या का क्या होता है? जलन होती है। एक तो ईर्ष्या जलन, ठीक है, जलन हो जाएगा, कुढ़न हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा, जलन कुढ़न द्वेष, जलन कुढ़न द्वेष, ठीक है, विद्वेष हसद, मत्सर विद्वेष हसद और मत्सद, मत्सर मत्सर, ईर्ष्या और रस्क, ईर्ष्या और रस्क, ये क्या होते हैं दोस्तों? ईर्ष्या और रस्क, ये सभी दोस्तों किसके होते हैं? ईर्ष्या के पर्यायवाची होते हैं। दोस्तों इसमें सही लिखने में नहीं आ रहा है, 2-3 दिन में थोड़ा सेटअप सही हो जाएगा तो आपको अच्छा और लिखा हुआ भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17वां। क्वेश्चन नंबर 17वां में रखा, फिर भी कुछ रह जाएगा कृति का के रचनाकार कौन है? फिर भी कुछ रह जाएगा, फिर भी कुछ रह जाएगा, इस कृति के जो रचनाकार हैं दोस्तों वो कौन है? नरेश मेहता हैं, या विश्वनाथ तिवारी है, या रमेश चंद्र शाह है, या मंगलेश डबराल हैं? तो बताइए इसका सही आंसर दोस्तों वो क्या बनेगा हमारा? दोस्तों इसका सही आंसर है वो विश्वनाथ तिवारी जी। कौन है दोस्तों? इसके जो रचनाकार हैं वो है विश्वनाथ तिवारी। ठीक है, कौन है? विश्वनाथ तिवारी जी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18वां। क्वेश्चन नंबर 18वां देखा, व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है? व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है? 18वां बताना है दोस्तों में कि व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि है, या दीर्घ संधि है, या अयार संधि है, या एड़ संधि है? बताइए दोस्तों। तो व्याप्त में क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें हो जाएगी एड़ संधि। क्या आ रहा है इसमें? ई प्लस आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों? ए प्लस के आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? वो व्याप्त एड़ संधि बन जाएगी। क्या बन जाएगी दोस्तों? इसमें एड़ संधि हो जाएगी। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन देखा, राम रमापति कर धेनु लेहो, यहाँ कौन सा अलंकार? राम रमापति कर धनु लेहो, इसमें दोस्तों कौन सा अलंकार होगा ये हमें बताना है। तो इसमें जो अलंकार होगा दोस्तों वो होगा हमारा अनुप्रास अलंकार, यानी कि जहाँ किसी वर्ड की अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? अनुप्रास अलंकार की जो परिभाषा होती है, जहाँ किसी वर्ड की पुनरावृत्ति बार बार होती है, यानी कि जहाँ किसी वर्ड की पुनरावृत्ति बार बार होगी वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पर होगा अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 19 के बाद 20वां क्वेश्चन है। तो हमारा गद्यांश दे रखा है, इसे हम इसको हम देख छांट के लिखना है। इसमें से गद्यांश का मतलब होता है दोस्तों जो क्वेश्चन दे रखा होता है उसके जो आंसर दिए होते हैं वो इसी को हमें अच्छे से पढ़ के देने होते हैं उसका आंसर। ठीक है, जैसे शिक्षक वर्ग को कैसे बोलना चाहिए, जैसे हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है शिक्षक वर्ग को कैसे बोलना चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पर रीड किया। अब हम चलते हैं इसमें गद्यांश की तरफ। अब देखिए ये कहाँ पर लिखा है? शिक्षक वर्ग। तो हमने देखा शिक्षक वर्ग हमारा यहाँ इसमें कहाँ पर लिखा है, हम इसको ढूंढते हैं शिक्षक वर्ग। ठीक है, शिक्षक वर्ग हम ढूंढते हैं, बातचीत करते समय शिक्षक वर्ग। तो यहाँ पर देखो, अब ये चीज़ देखो यहाँ पे बातचीत को सुगम प्रभावशाली बनाने के लिए सदैव प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। अत्यंत साहित्य एवं क्लिष्ट भाषा के प्रयोग का कहीं ऐसा न हो कि व्यक्ति चूट खा जाए। बातचीत में केवल विचारों का ही आदान प्रदान नहीं बल्कि व्यक्तित्व का भी आदान प्रदान होता है। शिक्षक वर्ग देखो ये लिखा है। अब यहाँ पे आएगा हमारा शिक्षक वर्ग, देखो ये लिखा है हमारा। अतः शिक्षक वर्ग को शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। क्या करना है? शिक्षक वर्ग को शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। अब ऑप्शन देखते हैं, हमारे ऑप्शन क्या दे रखे हैं। तो देखो हमारा, अब देखो हमें क्या दे रखा है? सोच समझ के दे रखा है। तो हमारा ऑप्शन कौन से हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन से हो जाएगा वो है हमारा डी, यानी कि शिक्षक वर्ग को कैसे बोलना चाहिए, तो यानी सोच समझ कर। क्या चीज़? सोच समझ कर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 21वां क्वेश्चन रखें। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक हमें बताना। उचित शीर्षक क्या है इसका दोस्तों? इसका उचित शीर्षक क्या होगा? बातचीत की
इसका उचित शीर्षक दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका जो उचित शीर्षक बन जाएगा वो बन जाएगा हमारा शब्दों का चयन। क्या चीज़ दोस्तों, शब्दों का चयन। ठीक है, उचित शीर्षक जो इसका होगा वो होगा शब्दों का चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22वां। क्वेश्चन नंबर 22वां देखो, बातचीत में किसका आदान प्रदान होता है दोस्तों, बातचीत में किसका आदान प्रदान होता है। तो दोस्तों बातचीत में विचार एवं व्यक्तित्व का आदान प्रदान होता है। किसका होता है दोस्तों, विचार। और इसमें आप छांटोगे उसमें देखो तो ये सभी आंसर आपको मिलेंगे उसी में। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा जो गद्दार होता है उसे थोड़ा सही से पढ़ाओ। देखो कैसे पढ़ाएंगे, देखो ऐसे हमारा क्वेश्चन दे रखा है, हमने देखा है बातचीत में किसका आदान प्रदान। तो यहाँ पे कुछ चुनिंदा शब्द उठा लेंगे और फिर उन चुनिंदा शब्दों को उस गद्दार में ढूंढेंगे जाके, तो हमें आसानी से आंसर का, उस क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23वां। 23वां क्वेश्चन देखा, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा, ये बताना है। ये क्वेश्चन दोस्तों काफी पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन कि बच्चे को काटकर अनार खिलाओ या बच्चे को काटकर फल खिलाओ, ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है। तो देखो इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, हमें ये देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहले बच्चे को काटकर अनार खिलाओ, बच्चे को काटकर, ये तुम्हारा नहीं बनेगा, बच्चे को काटकर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, काटकर अनार बच्चे को खिलाओ, काटकर अनार, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा देखते हैं, बच्चे को अनार काट कर खिलाओ, बच्चे को अनार काट कर खिलाओ, ये बात सही है कहीं तक दोस्तों, ये हमारी बात सही है, बच्चे को अनार काट कर खिलाओ। और ऑप्शन नंबर डी का देख, ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं, अनार बच्चे को काट कर खिलाओ, गलत, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। अनार बच्चे को काट कर, ये क्या दे रहा है इसमें, बच्चे को काट कर अनार खिलाओ क्या। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी बच्चे को अनार काट कर खिलाओ। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं 24वां क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी, इनमें से भाववाचक संज्ञा हमें कौन सी, ये बताना है। चरित्रता या सत्य चरित्र, या चरित्र या सत्य चरित्र। दोस्तों बताइए इसका सही आंसर है वो कौन सा, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा चरित्र। क्या हो जाएगा, चरित्र, यानी ये भाववाचक संज्ञा हमारी चरित्र। ठीक है, इसके अलावा भाववाचक संज्ञा होती है, बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया, तीखापन, लड़ाई, ये क्या होती है दोस्तों, ये हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे बुढ़ापा, मिठास, तीखापन, लड़ाई इत्यादि, ये क्या होता है, ये सभी भाववाचक संज्ञा होती हैं। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां। क्वेश्चन नंबर 25वां दे रखा है, इनमें से तद्भव शब्द का चयन करना है। दोस्तों हमें क्या बताना है, इसमें से इनमें से तद्भव शब्द हमें बताना है। तद्भव शब्द क्या बताना है दोस्तों, बताना तद्भव शब्द, व्योम, कूप, विद्या। तो इसका तत्व शब्द समझो, तद्भव शब्द होगा इसमें होगा दोस्तों, अर्ध का क्या होता है दोस्तों, अर्ध का होता है आधा, अर्ध का होता है दोस्तों आधा। और ये बाकी सभी दे रखे हैं ये दोस्तों, ये बाकी सभी क्या है, ये हैं सभी तत्सम शब्द हैं दोस्तों। क्या है ये सभी, ये बाकी सभी तत्सम शब्द हैं। ये कूप हो गया, व्योम हो गया, ये सब विद्या हो गया, ये सभी तत्सम शब्द हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 26वां। क्वेश्चन नंबर 26वां दे रखा है, सन 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था दोस्तों। सन 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार था वो किसे मिला था, हमें ये बताना है। तो दोस्तों इसे जो मिला था रमेश चंद्र शाह को मिला था। किसे मिला था दोस्तों, रमेश चंद्र शाह को मिला था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्राम विकास, ग्राम किस रचनाकार की प्रथम कहानी है, ग्राम बताइए, ग्राम किस रचनाकार की प्रथम कहानी है, बताइए। नंद दुलारी वाजपेयी है, या माधवी वर्मा, या डॉक्टर रामविलास शर्मा, या जयशंकर प्रसाद, या जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जयशंकर प्रसाद। कौन है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की छायावादी युग के कवि है दोस्तों। ये किसके कवि है, छायावादी युग के कवि है जयशंकर प्रसाद, छायावादी युग के कवि है। ठीक है, चलिए 27 के बाद 28वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 28वां क्वेश्चन दे रखा है हमारा, वो दे रखा है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। ओहो, प्रेम शब्द क्या है दोस्तों, बताइए। व्याकरण की दृष्टि से जो प्रेम शब्द है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो प्रेम शब्द क्या होता है, ये प्रेम शब्द होता है भाववाचक संज्ञा, ये भाव प्रकट करता है। क्या करता है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर दो हमारा सही होगा, वो हो जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। व्याकरण शब्द की दृष्टि से प्रेम क्या है, प्रेम एक भाव उत्पन्न कर रहा है, प्रेम भावना उत्पन्न कर रहा है, यानी कि भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन है, कृपा किस शब्द का विलोम है। जो कृपा है दोस्तों वो किस शब्द का विलोम है, कृपा के कोप का होगा, ये कटु का, ये क्रूर का, ये क्रोध का। 29 का, कृपा किस शब्द का विलोम है दोस्तों, तो ये कृपा है वो होगा हमारा कोप। किसका है, कृपा किस शब्द का विलोम है, तो कृपा कोप का विलोम होता है। किसका विलोम होता है दोस्तों, कृपा कोप का विलोम होता है। कटु का विलोम क्या होता है दोस्तों, कटु का होता है मधुर। क्या होता है दोस्तों, कटु का होता है मधुर, ये आपको ध्यान रखना है। कटु का क्या होता है दोस्तों, कटु का होता है मधुर। और क्रूर का क्या होता है दोस्तों, क्रूर का होता है दयालु। क्रूर का क्या होता है मित्र, क्रूर का होता है दयालु।
क्रूर का क्या होता है दोस्तों? क्रूर का होता है दयालु। क्रूर का क्या होता है दोस्तों? क्रोध, दयालु। और क्रोध का क्या होता है? क्रोध का होता है क्षमा। क्या होता है क्रोध का? क्रोध का होता है क्षमा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि जो कृपा का विलोम शब्द होता है वो कोप होता है, और कटु का जो होता है मधुर, यानी कटु बातें करना, मधुर बातें करना, कटु का विलोम हो जाएगा मधुर। क्रूरता का भाव दिखाना और दयालुता का भाव दिखाना। ऐसे क्रोध लाना, क्षमा करना। क्रोध इसका थोड़ा अटपटा लगेगा आपको, क्रोध का क्या होता है? क्रोध का होता है क्षमा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30वां। तो क्वेश्चन नंबर 30वां दे रखा है मुंह की खाना। मुंह की खाना मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? मुंह की खाना। तो मुंह की खाना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों? हार जाना। क्या चीज? हार जाना। मुंह की खाना यानी कि हार जाना। मुंह की खाना यानी कि हार जाना, ठीक है, हार जाना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। नृत्य का तद्भव रूप क्या होगा? नृत्य का तद्भव रूप क्या होगा बताइए? नृत्य का तद्भव रूप होगा हमारे साहब नाच। क्या होगा दोस्तों? तो नृत्य का तद्भव रूप बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाच। जो नृत्य का तद्भव रूप होता है वो होता है नाच। क्या होता है? नाच होता है, ठीक है, नाच होता है, नाच। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 32वां देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32वां देखिए, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इनमें शुद्ध, हमें अंतर्ध्यान लिखना है दोस्तों। अंतर्ध्यान कैसे लिखा जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, या ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी? बताइए 32 का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो 32 का अंतर्ध्यान लिखा जाता है दोस्तों, वो लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर सी की तरह, इस तरीके से, यानी कि विसर्ग त धा पे रा उड़ेगा, फिर दोस्तों उसके बाद ना, इस तरीके से अंतर्धान लिखा जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33वां। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दे रखा है मित्र? क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कोदंड का पर्यायवाची, कोदंड किसका पर्यायवाची शब्द है? कोदंड। तो कोदंड किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों? तो कोदंड है वो धनुष बाण का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका दोस्तों? कोदंड है वो धनुष का पर्यायवाची शब्द है। 33 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक। और दोस्तों तलवार के क्या होते हैं? तलवार के यहाँ पे देख लो, तलवार के क्या होते हैं? दो तलवार के होते हैं, एक तो करवाल होता है। तलवार के देखो, तलवार के क्या क्या होते हैं? तलवार के दोस्तों करवाल होता है एक तो, कौन सा? करवाल, तलवार का करवाल हो जाएगा। और चंद्रहास होता है, खड़ग होता है, चंद्रहास, चंद्रहास, खड़ग, खड़ग होता है, चंद्र खड़ग। और अस्सी कृपाण, अस्सी कृपाण, अस्सी कृपाण और अस्सी और कृपाण, अस्सी और कृपाण, ये किसके होते हैं दोस्तों? ये तलवार के होते हैं। किसके होते हैं दोस्तों? ये तलवार के होते हैं। भाला के क्या हो जाएंगे? भाला के तो बरछा होता है, भाला का बरछा हो जाएगा, बरछा, भाला का बरछा, नेजा, बरछा, नेजा, कुंत, थोड़ा लिखने में नहीं आता इस दोस्तों से, कुंत, कुंत हो जाएगा एक तो, कुंत, सलाका, सलाका इत्यादि। ये किसके होते हैं दोस्तों? ये होते हैं हमारे भाला के। किसके होते हैं दोस्तों? भाला के होते हैं, ठीक है, भाला के होते हैं। धनुष के और भी होते हैं, जैसे धनुष के धनु हो गया, कमान हो गया, धनु कमान, धनुष के धनु कमान, मेहराब, सरासन, धनुक इत्यादि, ये किसके होते हैं दोस्तों? धनुष के होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 33 व 34वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, मोर का तत्सम शब्द कौन सा है? मोर का तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मोर का जो तत्सम रूप होगा वो क्या आएगा? तो जो मोर का तत्सम रूप बनेगा वो होगा मयूर। क्या होगा दोस्तों? मयूर होगा। क्या होगा? मयूर होगा, ठीक है, मोर का मयूर होगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35वां। छह वर्ण किसके योग से बनता है? छह वर्ण किसके योग से बनता है? तो दोस्तों छह वर्ण बनता है वो बनता है क और सा के योग से। ये पहले भी क्वेश्चन आपको करा चुका है ये वाला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36वां। क्वेश्चन नंबर 36वां देखिए, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय स्थायी भाव जो होता है दोस्तों वो किस रस में होता है, ये हमें बताना। जो विस्मय स्थायी भाव होता है वो किस रस में होता है? तो दोस्तों जो विस्मय स्थायी भाव होता है वो होता है हमारा अद्भुत, आश्चर्य, अद्भुत या आश्चर्य, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। विवश होता है जुगुप्सा या घृणा। हास का हास होता है, हास की किसका होता है दोस्तों? हास का होता है,
हास रस का होता है, ये विवश या जुगुत, ये इसका जोसा है, विवश का होता है, इसका जूसा है, घृणा होता है। और शांत रस का इसका होता है दोस्तों निर्वेद, क्या होता है, और शांत का होता है निर्वेद, ये आपको देना है। हास किसका होता है, ये हास रस का होता है, हास्य का इसका हास होता है, इसका क्या होता है, हास्य का क्या होता है दोस्तों, हास होता है। और विवश इसका होता है जुगुत्सा या घृणा, होता है विवश रस का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37वां। क्वेश्चन नंबर 37 में रखा है, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। दोस्तों हमें ये बताना है इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो उपसर्ग रहित है, उपसर्ग रहित है दोस्तों। तो इसमें पहले बात करें प्रत्यर्पण, तो इसमें प्रत्यर्पण में हो जाएगा, इस प्रत्यर्पण में हो जाएगा प्रति उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्या आएगा दोस्तों, इसमें प्रति उपसर्ग हो जाएगा, इसमें तो उपसर्ग है। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी दोस्तों, अब हम बात करते हैं संगम की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, संगम की। तो संगम में जो उपसर्ग होता है वो होता है सम उपसर्ग, क्या होता है, सम उपसर्ग, इस तरीके से लिखा जाता है, ये सम उपसर्ग होता है। अब हम बात करते हैं विमोचन की। तो विमोचन में क्या होता है दोस्तों, विमोचन में भी उपसर्ग होता है, क्या होता है, इसमें भी उपसर्ग होता है। अब बचा क्या, क्रोध। तो क्रोध में हमारा कोई उपसर्ग नहीं होता दोस्तों। तो जो क्रोध होता है वो उपसर्ग रहित है, क्या है दोस्तों, जो क्रोध है वो उपसर्ग रहित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38वां। क्वेश्चन नंबर 38वां देखा, मनोहर शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है। दोस्तों ये आपको पहले भी करा चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों मनोहर संधि में विसर्ग संधि है दोस्तों, कौन सी संधि है इसमें, विसर्ग। जैसे मनोहर का संधि विच्छेद करेंगे मित्र तो क्या होगा, मन विसर्ग प्लस हर, यहाँ पे हो जाएगा मन प्लस के हर, यानी कि मनोहर। इस तरीके से इसका संधि विच्छेद बनेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 39वां। तो क्वेश्चन नंबर 39वां दे रखा है दोस्तों, शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा। अभी हमने बताया, 2 क्वेश्चन पहले ही बताया दोस्तों, शांत रस का जो स्थायी भाव होता है मित्र वो होता है निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों, शांत रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है, निर्वेद, ठीक है।